नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम है टू क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इसके पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का एक कलेक्शन किया गया है। ये पेपर है जो आपके एग्जाम में आपको सहायता देंगे और ये यूपी पीसीएस लेवल तक का है क्वेश्चन जो हिस्ट्री से संबंधित है। और आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम इम्पॉर्टेंट है और आना एकदम तय है। क्योंकि इंटरव्यू क्या हो गया है, समाप्त कर दिया गया है और इस बार का क्वेश्चन पेपर जो होगा थोड़ा टफ बनेगा। तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को क्या करेंगे, अच्छे से उस पर एक कमांड बनाए रहेंगे जिससे आप अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। भिन्न मतावलंबियों द्वारा मस्जिद के नष्ट कर दिए जाने पर किसने एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपनी कोष से बड़ी धनराशि दी थी? तो बड़ी धनराशि किसने दी थी? जय सिंह ने दिया था। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। गुजरात का चालुक्यवंशी शासक जय सिंह सिद्धराज यानी पूरा नाम था जय सिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसकी धर्मनिरपेक्ष नीति और सर्वधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण मोहम्मद औफी देता है। कौन देता है? मोहम्मद औफी देता है। तदनुसार कुछ हिंदुओं ने खंभात में स्थित एक मस्जिद को आपसी झगड़ों के बाद गिरा दिया, कुछ मुसलमानों को मार डाला। खुतबा पढ़ने खतीब अली ने जय सिंह से इसकी शिकायत की और उसने गुप्त रूप से स्वयं जाकर शिकायत को सही पाया तथा दोषियों को क्या किया? दंडित किया और वहाँ पे एक मस्जिद बनवाने के लिए 1 लाख बालोत्र अपने खजाने से दिया। और औफी कहता है कि ऐसा वृत्तांत उसने पहले कभी नहीं सुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? तो अनही पाटन का क्या? अनही पाटन के कुमारपाल जो थे उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को भीमद्वितीय ने पराजित किया था। व्याख्या देखते हैं इसका। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम चालुक्य शासक भीमद्वितीय ने पराजित किया था 1178 ईस्वी में। मोहिउद्दीन गोरी यानी मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में तुर्कों ने उसके भीमद्वितीय के राज्य पर आक्रमण किया, किंतु कासहदके के मैदान में भीमद्वितीय ने उसे बुरी तरह पराजित किया और इस युद्ध में कासहद के चाहमानों ने भी भीमद्वितीय का साथ दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजराज प्रथम के शासनकाल में नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाले शासक जो थे मारो विजय तुंगवर्मन कहाँ के शासक थे? तो कह रहा है कि राज प्रथम यानी राजराज जो चोल वंश का शासक था उसके शासनकाल में नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया गया था और वो मार विजय तुंगवर्मन थे। वो पूछ रहा कहाँ के शासक थे? तो श्री विजय के शासक थे। कहाँ के शासक थे? श्री विजय के शासक थे। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। राजराज प्रथम ने सागर पार स्थित श्री विजय तथा कताह के शैलेंद्र सम्राट श्री मार विजय तुंगवर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि विहार के निर्माण के लिए उत्प्रेरित किया था तथा इस विहार में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा के लिए उन्हें आनेमंगलम नामक ग्राम दान किया था। और बाद में राजेंद्र प्रथम ने इस दान की पुष्टि की है और इसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण भी करवाया है। ठीक है, राजा प्रथम के काल में दिया गया था। किसने बनवाया था? तो मार विजय तुंगवर्मन। वो कहाँ के शासक थे? तो श्री विजय के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिलहार राजा अपरार्क ने किसके स्मृति पर एक टीका लिखी? तो जानते हैं आप कि याज्ञवल्क्य स्मृति जो था इसी पे अपरार्क ने टिप्पणी लिखी थी यानी स्मृति पर टीका लिखी थी। व्याख्या देखते हैं हम। कोंकण का सिलहार वंशी शासक अपरार्क ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी थी। अपरार्क द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर रचित टीका का नाम अपरादित्य था। नेक्स्ट चलते हैं। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था बताइए? तो भू राजस्व से था। किससे था? भू राजस्व से। अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक विभाग का स्थापना किया था और मुस्तखराज को राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करने और वसूल करने का कार्य सौंपा गया था। तो जो दीवान ए मुस्तखराज थे यानी जो एक विभाग बनाया गया था उसी के अंदर जो
वो मुस्कराज होते थे, वो राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के नाम जो बकाया राशि होता था उसी से संबंधित जांच करने के लिए, वसूल करने के लिए ये कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राय रयान की उपाधि दी गई थी? तो किसे दी गई थी? रुद्र प्रताप देव को, महादेव को, रामचंद्र देव को। तो रामचंद्र देव को राय रयान की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। देवगिरी के द्वितीय अभियान के बाद व्यक्तिगत रूप से सुल्तान के प्रति भक्ति प्रकट करने के लिए रामदेव और उसके संबंधियों को मलिक काफूर ने दिल्ली भेजा। अलाउद्दीन ने रामदेव को यथोचित स्वागत किया और उसके लिए राजधानी में राजसी सुविधाओं की व्यवस्था की। 6 मास के निवास के बाद रामदेव को अपने राज्य लौटने की अनुमति दी गई और उसे राम रयान की पदवी दी गई या राय रयान की पदवी दी गई और चंदोवा देकर सम्मानित किया गया। क्या किया गया? चंदोवा देकर सम्मानित किया गया। उसे 1 लाख सोने की टंके भी दिए गए और नौसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया गया। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो दीवान ए रियासत था ही, वरीद ए मंडी जो गुप्तचर होता था, साना ए मंडी था ही, दरोगा ए मंडी क्या था? सम्मिलित नहीं था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण से दीवान ए रियासत, साहना ए मंडी, वरीद ए मंडी था और दरोगा ए मंडी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति से संबंध नहीं था। साहना ए मंडी ही बाजार का दरोगा होता था। समझ रहे हैं ना? साहना ए मंडी जो होता था वही बाजार का दरोगा होता था। दरोगा ए मंडी इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया है? जो तुगलक वंश था, क्या था? तुगलक वंश के शासकों ने खलीफा के नायब के रूप में अपना, यानी नायब के रूप में अपना सिक्कों पर अंकित करवाया है। ठीक है, तो तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तुगलक वंश का शासन काल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए आमिर, यानी दीवान ए आमिर को ही किस विभाग की देखभाल करता था? तो इसे आप जानते ही होंगे कि कृषि से संबंधित, यानी कृषि के उन्नति के लिए ये व्यवस्था बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और इसका शासनकाल क्या है? 1325 ईस्वी से लेकर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रतन नामक हिंदू को राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हिंदुओं की एक बड़ी संख्या प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त की गई थी। चुनार की शिलालेख सुल्तान के एक हिंदू मंत्री शाही राजा का उल्लेख करता है। धारा नामक दक्षिण का नायब वजीर भी हिंदू था और सेहवान सिंध के राज्यपाल का पद रतन को सौंपा गया था। मीरन राय गुलबर्गा का राज्यपाल नियुक्त हुआ था। तो इस व्याख्या से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलते होंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होती जा रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की थी? तो मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा, तो इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बहुत लोग गलती करेंगे। तो मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा जो हुआ था वो शाहजहाँ ने किया था। किसने किया था? शाहजहाँ ने। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। शाहजहाँ ने मनसबदारी व्यवस्था में सुधार करते हुए मासिक अनुपात के आधार पर वेतन देने की प्रथा लागू की। शाहजहाँ ने अपने शासन के 27वें वर्ष में आदेश दिया कि किसी मनसबदार को 8 माह से अधिक एवं 4 माह से कम वेतन न दिया जाए। यानी किसी भी मनसबदार को 8 माह से अधिक और 4 माह से कम वेतन न दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पैबाकी से क्या तात्पर्य है? तो पैबाकी से तात्पर्य है कि अप्रदत्त जागीर भूमि। क्या है? ये खालसा भूमि नहीं होता था, वतन जागीर नहीं होता था। तो पैबाकी का तात्पर्य यही है कि अप्रदत्त जागीर भूमि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा, नूरजहां बेगम ने। किसने किया था? गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहां बेगम ने किया था। और अगर असमत बेगम देता
तो आप असमत बेगम को पहले चूज करेंगे, क्योंकि रियल में असमत बेगम ने ही इसका आविष्कार किया था, लेकिन ऑप्शन में असमत बेगम न दिए जाने के कारण हम नूरजहाँ को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखते हैं व्याख्या इसका। गुलाब के इत्र के आविष्कार का श्रेय जहांगीर नूरजहाँ की माता असमत बेगम को देता है। नूरजहाँ का भी इसमें योगदान अवश्य था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निहाल चंद किस कलम की प्रसिद्ध चित्रकार था? निहाल चंद किस कलम का? तो किशनगढ़ से संबंधित था निहाल चंद। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि निहाल चंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो किशनगढ़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सफ़ीनत उल औलिया के लेखक कौन है? तो सफ़ीनत उल औलिया के लेखक हैं दारा शिकोह। कौन है? दारा शिकोह। इसका हम व्याख्या देखते हैं। दारा शिकोह के आरंभिक ग्रंथों में जो सूफी मत से संबंधित है उसे निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। तो निम्नलिखित है, उसे हम देखते हैं। सफ़ीनत उल औलिया, तो सफ़ीनत उल औलिया जो है ये आपका दारा शिकोह का है। सकीनत उल औलिया यानी सफ़ीनत उल औलिया और सकीनत उल औलिया ये दारा शिकोह का है। हसनात उल आरिफीन क्या है? हसनात उल आरिफीन और तरीक़ात उल हकीकत, ये सभी जो बुक हैं, किताब हैं, ये सभी दारा शिकोह की हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सफ़ीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, हसनात उल आरिफीन, तरीक़ात उल हकीकत, रिसलाए हकनुमा क्या है? रिसलाए हकनुमा, ये सभी किताबें दारा शिकोह की हैं। तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ फिर एक बार। सफ़ीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, हसानत उल आरिफीन, तरीक़ात उल हकीकत और रिसलाए हकनुमा, ये सभी दारा शिकोह से संबंधित है। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो वर्नियर का। किसका है? वर्नियर का। क्या कहते हैं? ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता तो उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। उपयुक्त कथन वर्नियर महोदय का है। किसका है? वर्नियर का है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। वह कौन हिंदू शासक था या चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास के प्रथम की छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो बिशन दास का आप लोग नाम सुने होंगे। किसका सुने होंगे? बिशन दास। तो यही चित्रकार था बिशन दास जिसे जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास, कहाँ? ईरान के शाह अब्बास प्रथम की छायाचित्र बनाने के लिए भेजा था। बिशन दास को व्याख्या देखते हैं। जहांगीर ने बिशन दास को ईरान फारस के शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए भेजा था। बिशन दास जब फारस के शाह अब्बास और उसके परिवार के सदस्यों तथा दरबार का चित्र बनाकर लौटे तो जहांगीर उसके काम से संतुष्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अकबर के शासनकाल में भारत आने वाले यात्री कौन थे? तो मांडेस्लो अकबर के शासनकाल में आए थे। मनूची दारा शिकोह के शासनकाल में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मिर्ज़ा राजा की मुग़ल पदवी किसे दी गई थी? तो मिर्ज़ा राजा आप जानते ही होंगे, जय सिंह को दी गई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ कुछ इमारतें हैं, किसने कौन बनवाया है यहाँ पे, तो उसे हम देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो बादशाही मस्जिद, इमामुद्दौला का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद आगरा। तो बुलंद दरवाज़ा तो आप जानते ही होंगे सब कोई कि इसे अकबर ने बनाया था। सीधे हम आंसर को ही देख लेते हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1601 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। इमामुद्दौला का जो निर्माण था किसने कराया था? अकबर के निर्माण में 1626 ईस्वी में नूरजहाँ ने बनवाया था। तो इमामुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। कब बना था? 1626 में। और आगरे में मोती मस्जिद का निर्माण जो कराया था शाहजहाँ ने कराया था। ठीक है, आगरे में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण आपका औरंगजेब ने करवाया था। तो आप ध्यान देंगे, आगरे में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1674 में कराया था। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।